ये कविता मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने लिखी है और मैं आपको ये कविता बाबा के द्वारा लिखित कविता लोरी सुनाने जा रहा हूँ। उन दिनों मेरा किशोरी मन मैदानी दौड़ धूप खेल तमाशों से विजयी, उल्लास भरा पसीने से तर थका सा लौटता था देहरी पर ढली सांझ के बाद। एक छाया सी उभरती थी, चौखट पर जल छींटती, तुलसी पर दिया धरती, और मैं विजयी उल्लास की उत्सुकता में चुप साधे रहता उस डांट की प्रतीक्षा में कि मुझको लौट आना था घर सही सांझ दिया बत्ती से पहले। किंतु यह डांट पहुंचती नहीं मुझ तक, क्योंकि पहुंच नहीं सकती थी, और मैं उत्सव के बाद की उदासी में घेरा बैठ जाता था देहरी के ओटले पर, अकेला, अकुलाता, चिड़चिड़ाता। गली का कुत्ता मेरे पास आने को लगता और मैं दे मारता खींचकर पत्थर, लंगड़ाता हुआ कूकता भाग जाता। सामने पेड़ के नीचे चीख कर रो पड़ता मजदूरनी का बच्चा, उसे थपथपाती मजदूरनी लोरी गा रही होती। उफ, कितनी कर्कश थे उसके स्वर, मगर बच्चा कुछ ही क्षणों में निश्चिंत सो जाता। अवाक में देखता रह जाता, मां की लोरी बेसुरी नहीं होती कभी। दोस्तों, ये थी बाबा की कविता। आज का हमारा 16वां एपिसोड, रविवार का दिन 16 अगस्त 2020, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजय भट्टाचार्य। आज हम आपके बीच मालविका जोशी जी की कविताएं लेकर के आ रहे हैं। बहन ज्योति जैन की कहानी और हमेशा की तरह हमारे भाई निरंजन जोशी। सबसे पहले मैं मालविका जी को आमंत्रण दूं उससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय आपको बता दूं। मालविका जी रंगमंच, नृत्य और संगीत में रुचि रखती हैं। आपने टेलीविजन और रंगमंच पर अभिनय और कार्यक्रम निष्पादन किया। मालविका जी कहानियां तो लिखती हैं, लेकिन उनका मन जो है वो कविताओं में रमता है। आज हम सुनेंगे मालविका जोशी जी की उनके द्वारा लिखित उनकी कविताएं। आइए मालविका जी, द स्टेज इज योर्स। सुनाइए आपकी कविताएं हमें, मालविका जी। सुख कितना स्वार्थी है, बंद कर रहना ही नहीं चाहता। सुख कितना स्वार्थी है, बंद कर रहना ही नहीं चाहता। जैसे ही एहसास होता है सुख का, जैसे ही एहसास होता है सुख का, वो फर्र से उड़ जाता है। कभी बंद पलकों पर पंख सा स्पर्श, कभी गालों पर रेशमी छुअल, बालों में फिरती उंगलियों सा एक अद्भुत एहसास दे स्वप्न सा ओझल हो जाता है। शायद यही उसकी फितरत है, और तभी तो उसका इंतजार है, इज्जत है। गुजारिश है सुख तुमसे, कभी कुछ दिन एक जगह रहकर तो देखो। शायद तुम्हारे बंजारेपन को कोई ठिया मिल जाए और सब सुखी हो जाए। दर्द ने दुख से पूछा, तू बड़ा कि मैं? असमंजस में है दोनों, कौन चुने कि मैं? तुम दुखी हो या दर्द में हो? दोनों ने एक दूसरे से पूछा। उत्तर भी एक ही था, दुख है इसीलिए दर्द है, और दर्द है इसीलिए दुख। अजीब विडंबना है,
आंखें जो मूंद कर छुपा ले वो दुख, और होंठ जो दबा कर रोक ले वो दर्द। पर फैसला नहीं हो पाया। दर्द दुख को ओढ़कर अपने को बड़ा करने में जुट जाता है, और दुख दर्द को अपने आगोश में समेट लेता है। समय के साथ दोनों अपनी अमर दोस्ती को जीवित रखते हैं। गुम गई हूं कहीं ढूंढते हुए तुम्हें, गुम गई हूं कहीं ढूंढते हुए तुम्हें। करीब नहीं हूं पर पास होने का एहसास है। वो सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर आज भी रोमांचित करती है मुझे। वो पीछे से आके किचन में तुम्हारा मेरी कमर में हाथ डालना रोम रोम सुलगा देता है। सोच कर आज भी हम बड़े हो गए, ये तुम कहते हो, और मैं छोटी रह गई, ये भी तुम ही कहते हो। बताओ ना कि बड़े कैसे होते हैं, जिससे मेरे अंदर का रोमांस सब सूख जाए और मैं ढूंढ लूं तुम्हें और मैं बड़ी हो जाऊं। बाबा की कविता लोरी पर से मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं जब छोटा था तो बहुत बीमार रहता था और अक्सर माँ को चिपका रहता था। मुझे सुलाने के लिए माँ लोरी गाती थी, जो आज भी कहीं ना कहीं मेरे जहन में गूंजती है। मैं वैसे तो सो जाया करता था, या यूं कहूं कि खो जाया करता था। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। ये लोरी माँ गाया करती थी। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को, इसके पहले कि मैं भावुक हो जाऊं, आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करता हूं हमारी बहन ज्योति जैन जी को, जो कल भी आपके बीच आई थी। आज वो अपनी कहानी जुड़े गांठ पड़ जाएं, जुदे गांठ पड़ जाएं सुनाने जा रही हैं। मैं आमंत्रण देता हूं बहुत ही स्नेह के साथ बहन ज्योति जैन जी को कि वो आए और अपनी कहानी हम सबको सुनाएं। ज्योति जैन। नमस्कार, मैं ज्योति जैन हूँ और अभी जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जुड़े गांठ पड़ जाए। दूज के कटे हुए चांदी से सुंदर चांद के पास वो चमकीला तारा सुबह 5 बजे जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वैसा ही चमकीला तुम्हारे देश के आसमान में भी दिखाई दे रहा होगा। पूनम का गोल थाली जैसा सुनहरा चांद, वो भी तुम्हें वैसा ही नजर आता होगा ना। फूलों से लेकर केसर की सुगंध भी दोनों देशों में सुवासित है एक सी। फिर क्यों फर्क आ गया दरिया के पानी में? क्यों वो पानी रक्तिम हो रहा उदित भास्कर की आभा से नहीं, लहू से? क्यों प्रदूषित हो गया है बारूद की गंध से? क्यों पीड़ा गान फूट रहा कोयल के कंठ से? ईश्वर का कोई धर्म नहीं, ईश्वर प्रदत्त चीजों का भी कोई धर्म नहीं, धर्म तो आतंक का भी नहीं। फिर क्यों धर्मोन्माद ही सबसे बड़ा आतंकी है? धर्म और मजहब कैसे भिन्न हो सकते हैं जब सभी बंदों के सिर अपने अपने आराध्य के सजदे में झुकते हैं? और जैसे ही अनुभा ने ये कविता समाप्त की, तालियों से वो छोटा सा हॉल गूंज उठा। उसने दोनों हाथ मिलाकर
हल्के से सिर झुकाकर सबका अभिवादन किया और अपने स्थान पर बैठ गई। वाह, क्या बात है अनुभा जी, बहुत खूबसूरत कविता है, उतने ही खूबसूरत आपके विचार भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहते कहते जुबैर ने अपना हाथ अनुभा की ओर बढ़ा दिया। थैंक्स कहते हुए अनुभा ने भी हाथ मिलाया और धीरे से छोड़ दिया। क्या अनुभा जी, आप तो बड़ी छुपे रुस्तम हैं। रंगोली, डिबेट, स्पोर्ट्स और अब कविता भी। और क्या क्या प्रतिभाएं हैं आप में। आप सचमुच बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। अगले हफ्ते फिर कुछ नया? अरे ऐसा कुछ नहीं सर, आप मुझे संकोच में डाल रहे हैं। अनुभा ने बात काटते हुए कहा। अपने सीनियर के मुंह से प्रशंसा सुन वो सचमुच संकोच का अनुभव कर रही थी। अरे सच अनुभा, तुम तो ऑल इन वन हो भाई, 2 इन 1 भी नहीं, अनुभा की कलीग वैजंती ने कहा और सबने हंसकर उसका समर्थन किया और सभी अपनी अपनी ओर से अनुभा को बधाई दे रहे थे। सबसे मुस्कुराकर बधाई स्वीकारती अनुभा की नज़र सामने की ओर उठी तो उसे घेर कर खड़े सारे सहयोगियों के कुछ पीछे हो, यानी दूसरे घेरे में खड़ा जुबैर उसे ही एकटक देख रहा था। निगाहें मिलते ही वो थोड़ी झेंप गई और फिर धीरे धीरे सब इधर उधर हो गए। एक्टिविटी आवर खत्म हो चले थे। दरअसल जिस ऑफिस का हिस्सा अनुभा व जुबैर थे, वहाँ उनकी बॉस दत्ता मैडम थी। बेहद शानदार व्यक्तित्व की धनी थी दत्ता मैडम। थोड़ी सी गोल मटोल मगर फुर्तीली, सलीके से पहनी साड़ी, मोटी फ्रेम का चश्मा, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ में पहना लाल सफ़ेद कड़ा व उनका उच्चारण उनके बंगाली होने की चुगली करते थे। दत्ता मैडम कला व साहित्य प्रेमी थीं और उनका मानना था कि दफ्तर के एक सरीखे रूटीन से एम्प्लॉयज़ को बोरिंग लगता है, सो उन्होंने हर दूसरे शनिवार के 3 घंटे तय कर रखे थे जिसमें दफ्तर के लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। डिबेट, भाषण, कविता, कथा, रंगोली, स्पोर्ट्स, गीत आदि स्पर्धाएं होती थी और साथ साथ कभी कभी सोशल एक्टिविटी भी। अपने बॉस की तरह अनुभा भी कला व साहित्य से गहरा लगाव रखती थी। वह हर क्षेत्र में सक्रिय रहती थी। हर विधा में वो अपनी छाप छोड़ रही थी और आज की कविता के लिए तो उसे बड़ी वाहवाही मिली थी, बॉस की ओर से भी। और जुबैर तो उसकी तारीफों के पुल बांधता नहीं थकता था। जुबैर, उसके बारे में सोचते सोचते अनुभा की निगाहों के सामने फिर उसका चेहरा आ गया और खुद के चेहरे पर गड़ी उसकी आंखें याद हो आई। ओफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, स्टूपिड कहीं की। और उसने अपने हाथ से स्वयं के सिर पर धीरे से चपत मारी। लगभग 1 वर्ष होने को आया था अनुभा को इस दफ्तर में। MBA करके पहला जॉब यहीं लगा था। अच्छी सैलरी थी, दफ्तर का वातावरण भी अच्छा था और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी बॉस बहुत अच्छी थी। औरत ही औरत की शत्रु होती है, ये कहावत को धता बताकर उसकी बॉस की अपने सभी मातहतों, विशेषकर लड़कियों के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। एक आदर्श बॉस के सारे गुण दत्ता मैडम में थे। पिछले कुछ माह से उन्होंने ये नए इवेंट शुरू करवाए थे, कभी कोई एक्टिविटी ऑफिस वालों के लिए तो कभी समाज सेवा भी। मसलन किसी लेडी डॉक्टर को बुलाकर लड़कियों के सरकारी स्कूलों में हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम, कभी मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बंटवाना इत्यादि। ऐसी बॉस के साथ अनुभा अपने जॉब से बहुत खुश और बेहद संतुष्ट थी। ऑफिस के बाकी सहयोगी भी सब अच्छे थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनुभा जुबैर की आंखों में कुछ महसूस कर रही थी और वो ऐसी नादान भी नहीं थी। वैसे भी कहते हैं ना कि स्त्री की छठी इंद्री बड़ी तेज होती है और वो देखकर ही समझ जाने का ईश्वर प्रदत्त गुण उनमें रहता है। वो भांप लेती है कि किसकी नज़रें पाक है व किसकी आंख में सूअर का बाल है।
तो उसने जुबैर की निगाहों के शब्द पढ़ तो लिए थे, पर वह उन्हें समझना नहीं चाह रही थी। जानती थी कि विधर्मी के प्रति उसके परिजनों की क्या राय होगी, और वो घर में कोई भूचाल नहीं लाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो कभी कभी लगता है कि प्यार नासमझ भी होता है। समझ रहे हैं कि गलत है, फिर भी उसी राह पर चल पड़े। वैसे जुबैर उसे एक अच्छा व एक सुलझा हुआ इंसान लगता था। दोनों ही एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वे एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। पंजाबी व बोहरा परिवार का मेल ज़रा मुश्किल ही लगता था। दफ्तर वालों को भी जब पता चला तो उन्हें हैरानी हुई कि दोनों परिवार वाले इस विवाह को राजी कैसे हो गए। कैसे, क्या, इन सारी अटकलों के साथ आखिरकार ये रिश्ता तय हो गया था। दोनों प्रसन्न थे। भावी जीवन के सपनों का नीड़ बुनने लगी थी अनुभा। रिश्ते को सामाजिक सहमति मिल जाए तो ठीक रहता है, यही अनुभा महसूस कर रही थी। रोका जैसा हो जाना, यानी साथ जाने आने घूमने का सर्टिफिकेट मिल जाना, सब कुछ शीतल मध्यम बहती बयार सा चल रहा था। पर अचानक ही जैसे शांत झील में मानो किसी ने कंकड़ फेंक दिया था। उस दिन ऑफिस के बाद सबका कॉफ़ी पीने जाने का प्रोग्राम बन गया। सब अनुभा व जुबैर को छेड़ रहे थे कि दो कंजूसों ने मिलकर एक पार्टी तक नहीं दी। अरे कॉफ़ी ही पिला दो भाई, वैजंती पीछे पड़ी और धीरे धीरे उन 8-10 जनों का ग्रुप तैयार हो गया कॉफ़ी पीने जाने को। सब ने अपने अपने ऑर्डर दिए और गपियाने लगे। आज तो जाहिर है कि उनका टारगेट अनुभा व जुबैर ही थे। तेने बहु हिम्मत दिखाड़ी जुबैन, लोचन जो कि गुजराती थी उसने जुबैर से कहा। शायद तुम्हारे यहाँ तो इतना आसान नहीं है ना? रोशन ने पूछा। अरे आसान तो अनुभा के यहाँ भी नहीं था। इसके पापा, ओ माय गॉड। क्यों अनुभा? वैजंती ने अनुभा की ओर देखकर कहा। आसान तो कुछ भी नहीं था, पर थैंक गॉड अब सब ठीक है। अनुभा ने मुस्कुराकर जुबैर की ओर देखा था। पर यार, दीपक जुबैर से मुखातिब था, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बड़ा कट्टर मामला रहता है। तेरे पेरेंट्स? हाँ वो तो है, पेरेंट्स तो मान गए, तभी तो इतना समय लगा यार उन्हें मनाने में। तो निकाह से पहले बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी रहेगी, अनु के धर्म परिवर्तन की, बस, फिर तो कोई अड़चन ही नहीं है। अनुभा के हाथ से कॉफ़ी छलक गई। क्या? जुबैर? उसे अपनी ही आवाज़ अनजान लग रही थी। कुछ सेकंड्स का मानो मौन हो गया था। कुछ के चेहरे असमंजस में थे और कुछ चेहरों पर ऐसे भाव थे, हमें तो पता था यही होगा। हालांकि दोनों ने इतनी समझदारी दिखाई कि कोई भी डिस्कस सबके सामने न हो। माहौल को सामान्य बनाने का भरसक प्रयास करते हुए पार्टी खत्म हुई। सब अपनी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए और जुबैर अनुभा को छोड़ने अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। जैसा उसे व अन्य लोगों को अंदेशा था, अनुभा ने एक बार भी उसके साथ जाने से इनकार नहीं किया और सबको बाय बाय बोलकर गाड़ी का गेट खोल जुबैर के बगल वाली सीट पर जा बैठी। कुछ देर के मौन के बाद जुबैर ने गला खखार कर कुछ बोलने का उपक्रम किया, लेकिन उससे पहले ही अनुभा ने संयमित स्वर में कहा, सुनिए जुबैर, वहाँ पार्क वाली साइड पर गाड़ी रोकिएगा। जुबैर ने गाड़ी साइड में रोक ली और कहा, बात इतनी सी है अनु कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, निकाह के बाद तो तुम आज़ाद ही रहोगी, अपने धर्म का पालन जैसे चाहो करना, बस फिलहाल के लिए। और मैं तुम्हें बताने ही वाला था। देखिए जुबैर, अनुभा का स्वर बेहद संतुलित था। आप मुझे बताने वाले थे या नहीं बताया या क्यों नहीं बताया, से ज़्यादा मायने मेरे लिए इस बात के हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे बल्कि हर धर्म का सम्मान करती हूँ।
लेकिन मैं अपने धर्म का भी उतना ही सम्मान करती हूँ। मेरी आस्थाएं मेरे रग रग में बसती है। उन्हें एक ही झटके में तोड़ देना, अरे तोड़ने का कौन कह रहा है यार, या छोड़ने का भी कौन कह रहा है? जुबैर ने समझाना चाहा। सॉरी जुबैर, पर मैं ये सांकेतिक रूप से भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी खुशी चाही, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को हाँ कहा। लेकिन उनकी कोई शर्त नहीं थी। वो बस अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई शर्त रखते हैं तो प्यार कहाँ है? ये प्यार ही तो है अनु, जो मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे लिए महसूस किया था। जुबैर का स्वर अब कुछ नम्र हो चला था। शायद उसमें प्यार की नमी भी थी। नहीं जुबैर, अनुभा अब भी तटस्थ थी। वो प्यार नहीं, सिर्फ आकर्षण रहा होगा। प्यार होता तो आप मुझे, मेरे धर्म को मान देते। अब उसका स्वर भी भीगने लगा था। पता है जुबैर, हमारे धर्म में गांठों और धागों का बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन पर, वट सावित्री में, और यहाँ तक कि विवाह में सप्तपदी में भी गठबंधन यानी गांठ ही होती है। और वो गांठ होती है प्यार और विश्वास की, एक दूसरे के मान की। लेकिन कहते हैं कि प्रेम के धागे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। और वैसी गांठ वाला रिश्ता मुझे कबूल नहीं। अब हम इस बारे में कोई बहस न करें, और प्लीज़ मुझे छोड़ दो अपने घर। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है निरंजन भाई का। निरंजन भाई आइए और अपने जो प्रतिभाशाली आपके युवा कवि हैं उनमें से कुछ कवियों को लेकर के आज का हमारे यह पहल आगे बढ़ाइए। आमंत्रण देता हूं आपको। स्वागत है आपका, निरंजन श्रोत्रिय। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं गौतम राज ऋषि की गजलें। गौतम मूलतः गजलें लिखते हैं, लेकिन कहानीकार भी हैं साथ में। पाल ने एक रोग नादा उनका गजल संग्रह है, और हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज इस नाम से उनकी कहानियों की एक किताब है। गौतम राज ऋषि गजलों के ट्रेडिशनल फॉर्मेट, जो पारंपरिक फॉर्मेट है, उसमें बदलाव चाहते हैं। उनका मूल जोर मीटर इत्यादि पर न रहकर संवेदनों पर है। रहा सवाल काफियों का, तो उनका कहना है कि काफियों से थोड़ी सी दोस्ती ही काफी है। तो आइए सुनते हैं गौतम राज ऋषि की गजलें। नमस्कार, मेरा नाम गौतम राज ऋषि है, और मैं अपनी चंद गज़लें, वो गज़लें जो समावर्तन पत्रिका के अपने स्तंभ रेखांकित के लिए निरंजन श्रोत्रिय जी ने जिनका चयन किया था, उनमें से कुछ गज़लें सुना रहा हूँ। देखिएगा कि कितने हाथों में यहाँ हैं कितने पत्थर, गौर कर। कितने कितने हाथों में यहाँ है कितने पत्थर, गौर कर। फिर भी उठकर आ गए हैं कितने ही सर, गौर कर। जो यहाँ जितना बड़ा उतनी बड़ी है उसकी भूख। जो यहाँ जितना बड़ा उतनी बड़ी है उसकी भूख। कितने दरियाओं को निगले एक समंदर, गौर कर। ये बुजुर्गों की हवेली कब तलक चमकेगी, और ये बुजुर्गों की हवेली कब तलक चमकेगी, और कहते क्या दीवार से टूटे पलस्तर, गौर कर। जो पढ़े आंखें मेरी मुझको वो दीवाना कहे। जो पढ़े आंखें मेरी मुझको वो दीवाना कहे। तू भी तो इनको कभी फुर्सत से पढ़कर गौर कर, कि तू भी तो इनको कभी फुर्सत से पढ़कर गौर कर। एक और गजल देखिए कि है जितनी पढ़ते यहाँ आसमान में शामिल। है जितनी पढ़ते यहाँ आसमान में शामिल। सभी हुई मेरी हद्दे उड़ान में शामिल। है जितनी पढ़ते यहाँ आसमान में शामिल।
सभी हुई मेरी हद्दे उड़ान में शामिल। अब बढ़ा है शहर में रुतबा जरा हमारा भी, बढ़ा है शहर में रुतबा जरा हमारा भी। हुए हैं जब से हम उनके बयान में शामिल। बढ़ा है शहर में रुतबा जरा हमारा भी, हुए हैं जब से हम उनके बयान में शामिल। उछाल यूं ही नहीं बढ़ गई है लहरों की, उछाल यूं ही नहीं बढ़ गई है लहरों की। नदी का जोर भी है कुछ ढलान में शामिल। उछाल यूं ही नहीं बढ़ गई है लहरों की, नदी का जोर भी है कुछ ढलान में शामिल। और धुआं गुबार परिंदे तपिश घुटन खुशबू, धुआं गुबार परिंदे तपिश घुटन खुशबू है बोझ कितने हवा की थकान में शामिल, है बोझ कितने हवा की थकान में शामिल। सुना है नाम से तेरे है बिकते अफसाने, सुना है नाम से तेरे है बिकते अफसाने। मुझे भी कर ले कभी दास्तान में शामिल। अब कुचल के रख दो सारे सवाल भले ही तुम, कुचल के रख दो सारे सवाल भले ही तुम। कभी तो होगे मेरे इम्तिहान में शामिल, कभी तो होगे मेरे इम्तिहान में शामिल। और एक और गजल के मंजर देखिए कि चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से। गोलियां चलती रहीं इस पार से उस पार से, जिस्म तो छलनी गिरा धरती पे लेकिन सज उठी, कि जिस्म तो छलनी गिरा धरती पे लेकिन सज उठी। खून से लथपथ हरी वर्दी नए श्रृंगार से, कितने दिन बीते कि हूँ मुस्तैद सरहद पर इधर, कितने दिन बीते कि हूँ मुस्तैद सरहद पर इधर। बाट जो है उधर माँ पिछले ही त्योहार से। मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते, मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते। चीख तक उठी नहीं एक भी किसी अखबार से। मुट्ठियां भींचे हुए कितने दशक बीतेंगे और, मुट्ठियां भींचे हुए कितने दशक बीतेंगे और। क्या सुलझता है कोई मुद्दा कभी हथियार से, क्या सुलझता है कोई मुद्दा कभी हथियार से। शुक्रिया दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा मैं कभी नहीं कहता, आज भी नहीं कहूंगा। मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह शनिवार को फिर से। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस का हमें इंतजार रहता है। जरूर लिख करके भेजिए और साथ ही भेजिए अपनी कविताएं, अपने लेख, अपनी कहानियां। हमारा एड्रेस एक बार फिर आपके लिए, हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब और फेसबुक पर हम आपको मिलते रहते हैं। तो हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपका अगले सप्ताह, और मुझे उम्मीद है कि हम एक कुछ नई कविताएं, नई कहानियां आपके बीच फिर लेकर के आएंगे और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।